इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहले भी इनको अपने हमारे चैनल में देखा होगा, फिर साथ हमारे साथ जुड़े। आज इनका मुद्दा अलग है। इनका कहना है कि जो झारखंड सरकार है वो ओबीसी और मुसलमानों का हक छीन रही। कैसे छीन रही, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, ग्रिड तक के दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय मेरे इंटरव्यू के लिए निकाला। मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और ये मुद्दा समाज के उस तबके के लिए है जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम लोग अपने बच्चों के पीछे पैसा खर्चा करते हैं, उनको बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, हॉस्टल भेजते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों को कामयाबी मिलती, बाकी लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। तो हम लोगों को लगता है कि जो बच्चे को पढ़ाया गया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी के मेरिट में या टैलेंट में कुछ कमी होगा या मेहनत में कुछ कमी रह गया होगा। बात दरअसल ऐसी नहीं है। बात दरअसल ऐसा है कि 2016 का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, उस पॉलिसी के तहत झारखंड में जो मुसलमान हैं, ख़ास करके अंसारी, शेख, मिर्ज़ा और खान, इसको पठान भी आप कह सकते हैं, इसमें गद्दी और राइन को भी आप जोड़ सकते हैं, और बाकी सारे झारखंड के जो ओबीसी के तबके वाले लोग हैं, उनका जो हक है वो सरकार छीन ले रही है। और 1-2% नहीं, अगर 100 सीट है तो उसमें से लगभग 13 सीट सरकार गबन कर जा रही है। जैसे एक होता है ना लूट लेना, लूट नहीं कर रही है, गबन कर जा रही है। तो ये मेरा इल्ज़ाम है, ये आप जो भी के समझे सरकार, लेकिन मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ही डाटा है और लेटेस्ट डाटा जो है वो 6 दिसंबर 2022 का है। इसका मैं PDF जो है सो दे सकता हूँ, मेरे पास PDF है। और इसको लेकर के झारखंड सरकार एक बार दिखावे का पॉलिटिक्स किया था, दिखावे का प्रयास किया था, लोगों का सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की गई थी। एक बार बड़ा लंबा चौड़ा होर्डिंग लगाया गया था कि ओबीसी को मैंने 27% रिजर्वेशन दिया, और इसके नाम पर सरकार वाहवाही तो लूटी, लेकिन धरातल पर या रियलिटी यही है कि अभी तक वो मुद्दा जो है वो मुद्दा ही रह गया है। और इसमें मैं गलती गवर्नमेंट को मानता हूँ, सरकार की ही इसमें गलती है, क्योंकि सरकार ने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। हमारे बगल में ही एक राज्य है बिहार, वहाँ पर ओबीसी को उसका हक मिल रहा है, और जितनी उनकी आबादी है, प्रोपोर्शनेट आबादी है, उतना मिल रहा है। हमारे पास झारखंड में 40% के करीब ओबीसी है, 40%। उस 40% में ओबीसी को मात्र 14% रिजर्वेशन मिला हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसका भी रिजर्वेशन अगर हम देखें तो उसमें लगता है कि हमारा स्टेट ऑफ झारखंड से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। हमारा जो स्टेट ऑफ झारखंड है, एक तरफ जहाँ ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक ठो को एनेक्सर 1 यानी EBC कह सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और दूसरे को BC2 बैकवर्ड क्लास 2 या अदर बैकवर्ड क्लास। इस तरीके से अगर हम देखें तो EBC को 8% और BC2 को 6% यानी 14%। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाटा अवेलेबल है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। अगर हम सेंटर की तरफ देखें तो OBC को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। बाकी के लिए मैं बोर्ड पर खड़ा होना चाहता हूँ, और मैं बोर्ड पर जो डाटा मैं लिखा हूँ वो आप अपने दर्शकों को दिखाइए, और मैं वहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज में समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैं अभी बोल रहा था उसको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और बोर्ड पर जो मैं लिखा हुआ वो टोटली मतलब करेक्ट डाटा है, जो कि ऑफिशियल डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के डाटा से मैंने लिया है। ये मेरा अपना डाटा नहीं है, आप जा कर के इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप 6 दिसंबर 2022 का जो अपडेट है, जिसमें वंदना डाडेल जी का सिग्नेचर है, उस मैं प्रति के साथ कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर आप 3 देखिएगा, धारा 4(2) में 60% रिजर्वेशन को क्लासीफाई किया गया। 100 सीट में 60% रिजर्वेशन। सबसे पहले मैं रिजर्वेशन का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि रिजर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको बताते हैं, आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमारा आज़ादी हमें मिला था, उसके बाद संविधान बना था, और संविधान लिखने का जो काम किया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किए थे। उसे लोग भगवान की तरफ पूजते हैं,
क्योंकि वो थे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन और आज भी वो जिंदा है। अगर जब तक संविधान जिंदा रहेगा भारत का, तब तक भीमराव अंबेडकर जिंदा रहेंगे। अब संविधान में और भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या काम किया जिसको लोग उसे भगवान का दर्जा दिए, तो मैं बताता हूँ। जो हरिजन लोग थे और बाकी के जो तबके के लोग थे जिसको भारत में भेदभाव का शिकार करना होता था, भेदभाव का शिकार हो जाते थे या भेदभाव या छुआछूत का जो शिकार होते थे, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया था। यानी कि सरकारी पदों पर आपको नियुक्त किया जाएगा और आप सरकारी पदों पर अब जब नियुक्त होइएगा, बड़े बड़े अफसर बनिएगा, तो आप गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जब आप गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में आपका जब रोल रहेगा तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये 4 घेरा है। अगर कोई केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा तो वो उसको पढ़ा होगा, KLM एंड बाहरी घेरा, इसको मान लेते हैं कि ये L, ये M और ये N, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वाला घेरा है। ठीक है, आप इसको जूम करके दिखा दीजिएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, वो हमारा है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। इसका आप कैबिनेट कह सकते हैं, इसका विधायक कह सकते हैं और मुखिया कह सकते हैं, गवर्नर, सब यही है। इसका जो पहला घेरा है ना, इसमें A कैटेगरी के ऑफिसर लोग काम करते हैं। इसका जो दूसरा घेरा है वहाँ पर B कैटेगरी के, इसमें C ग्रेड कह सकते हैं और ये आपका फाइनली D ग्रेड। तो D ग्रेड वाले जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग से बहुत दूर होते हैं। जो आपका C ग्रेड वाले होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग के थोड़ा नज़दीक होते हैं, B ग्रेड वाले थोड़े से और नज़दीक होते हैं, A ग्रेड वाले बहुत नज़दीक होते हैं। और यही A ग्रेड वाले जब सेक्रेटरी बन जाते हैं तो मिनिस्ट्री का संभालते हैं वो, फिर वो मिनिस्ट्री संभालने लगते हैं। ये मैं ब्रीफली आपको बता दिया। अब अगर आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा धंधा चलाते हैं या आप मजदूरी करते हैं, किसान हैं, मैं ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में और OBC कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग आज है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुस्तान में, लोग कहता है हिंदुस्तान खतरे में। मैं आपको बता दूं, न हिंदू खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में, सबसे ज़्यादा मुसलमान खतरे में। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्योंकि मुसलमान गवर्नेंस में है ही नहीं, ना गवर्नमेंट में है ना गवर्नेंस में है। आज BJP का इतना सीट है, 297 सांसद है लगभग, अराउंड 297 या 293, मेरी जानकारी के तहत, आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो उसमें से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। आप गवर्नर को भी देखिएगा, 28 राज्य है, इसमें आप गवर्नर को भी देखिएगा तो बहुत कम संख्या, मतलब है ही नहीं, बहुत कम, रेयर केस में। तो कुल मिलाकर के हमारे पास उतना नंबर्स नहीं है। डेमोक्रेसी में नंबर्स चाहिए ताकि आपको जिता करके पार्लियामेंट या विधानसभा भेज सकें, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। बट हमारे पास अगर मेरिट है तो मेरिट के दम पर हम D ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड का नौकरी ले सकते हैं। और नौकरी ले करके हम डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट में ना सही, गवर्नेंस का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ से पॉलिसी बनता है। अगर पॉलिसी बनने में हमारा रोल रहेगा तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बनाऊंगा। आज एक मामूली सा जो स्कूल होता है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, वहाँ पर अपने बच्चों का अगर आप एडमिशन कराने जाइएगा ना, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, यह प्रैक्टिकल रियलिटी है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मैं बहुत दिनों से टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मैं यहाँ हर जगह देखा हूँ। इसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसमें आपको बताऊँगा कि असंगठित क्षेत्र, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले जो टीचर्स हैं, उनका क्या बुरा हाल है, कितना बुरा हाल करके रख दिया है उनका प्रेजेंट गवर्नमेंट में। मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किसी को बेहतर नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि B ग्रेड वाले और A ग्रेड वाले जो होते हैं वो ऑफिसर और इंस्पेक्टर के पोस्ट पर होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, कोई दरोगा है ना, कोई दरोगा है, या मान लीजिए कोई ऑफिसर है, तो वो A ग्रेड और B ग्रेड के पोस्ट पर अभी है। ठीक है, बाकी आप कह सकते हैं B है और C और D ग्रेड के पोस्ट पर है। तो हमारा अगर जब वैकेंसी आती है गवर्नमेंट, इस पर नियुक्ति होती है, एग्ज़ाम लिया जाता है, नियुक्ति होता है। और नियुक्ति में क्या होता है कि रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन जैसे मैं बताया, तो मैं सेंटर का भी बता देता हूँ और स्टेट का भी बता देता हूँ। तो सेंटर में क्या है, पहले सेंटर को समझ लीजिए। अगर SC है, SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कह के पुकारा था। 15% इसको पूरे इंडिया में रिजर्वेशन मिलता है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, इसको बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी आप कह सकते हैं। इसको 7.5% रिजर्वेशन मिला है। अगर हम ओबीसी का बात करें तो 27% रिजर्वेशन मिला है। और ईडब्ल्यूएस नरेंद्र मोदी की कृपा से, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि जो फॉरवर्ड जाति है, बहुत सारे जाति ऐसे हैं जो फॉरवर्ड है बट उसमें भी कुछ गरीब तबके के लोग हैं, तो उनको मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत 10% रिजर्वेशन दूंगा। बस ये जो था एक टर्निंग पॉइंट था कुछ लोगों के लिए। किसके लिए? कुछ जातियों के लिए जो मुस्लिम थे और उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था ओबीसी के तहत, उनको यहाँ रिजर्वेशन मिल रहा था। किनको किनको दे रहा था गवर्नमेंट? एक मलिक को दे रहे थे, शेख को दे रहे थे, और बाकी जो जाति है उनको ईडब्ल्यूएस के तहत खान हो गया, मिर्ज़ा हो गया, पठान, शेख हो गया, सैयद हो गया, इन सबको ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में रखा गया था। अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तब इस कैटेगरी में रखा गया था। अब क्या हुआ कि जब झारखंड का मैं बात करता हूँ तो झारखंड में 2016 से ये चला आ रहा है। 2022 में लास्ट अपडेट आया। इस पर 5 साल सरकार को मौका मिला। उधर रघुवर दास जी ने संभाला, उसके बाद हमारे हेमंत सोरेन ने भी संभाला, लेकिन इन दोनों ने मिल करके कुछ खास किया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, झारखंड का मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ। तो झारखंड का जो ब्रेकअप है देखिए जरा। शेड्यूल कास्ट को दिया गया 10% रिजर्वेशन यानी कि हरिजन को। शेड्यूल ट्राइब को, आदिवासी को 26%, उनकी आबादी 26%, उनको रिजर्वेशन 26% मिला। एससी का आबादी 12% है, 10% मिला। BC1 और BC2 जिसके बारे में थोड़ा देर पहले बता रहा था, 40% उसकी आबादी है अराउंड, मतलब ये कंफर्म नहीं है तो, क्योंकि जातिगत जनगणना हुआ नहीं है जिसकी वजह से तो मतलब परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, बट ये 40% जो आंकड़ा है वो कहीं से लिया गया है। और ये 40% आंकड़ा है, इसको कितना परसेंट? 14%, मात्र 14%। अब ये BC1 कौन है? BC1 में मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। शेख है, अंसारी है, जिसको जुलाहा भी कहते हैं। तो शेख, अंसारी और जुलाहा, इन तीनों को मोमिन के कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद राइन, ठीक है। इसके अलावा आप गद्दी भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी जाति है जो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिखा। BC2 जिसको 6% दिया रिजर्वेशन, मलिक है, रंगरेज है, ETC। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेमस जाति नहीं था लोग, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर जो मलिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाता है आसपास, तो मैंने मलिक का नाम लिखा और बाकी ये सब लिखे। इनको 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। अब बताइए, अगर आपके बच्चे को एक तरफ 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है सेंटर में, उसी को यहाँ 14% मिल रहा है, तो भेदभाव तो हो रहा है ना यहाँ पर। और ये गवर्नमेंट किसकी है मैं आपको बताता। आप गांव देहात जाइए, वहाँ पर आपको हर गांव देहात में हरी पगड़ी वाला का सपोर्टर मिल जाएगा। हरी पगड़ी मतलब JMM का सपोर्टर। और JMM का जो है ना अच्छा खासा पकड़ है गांव देहात में। और गांव देहात में मैं बताता हूँ, मेरा इंटरनल जो सर्वे है, मैं इस सर्वे के आधार पर कहता हूँ कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कम्युनिटी में कोई जाति है तो वह है अंसारी। अंसारी को इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। यानी अगर 100 सीट की बहाली आएगी तो उसमें 27% लोग बाजी मारेंगे। 100 अगर आपका IAS का वैकेंसी आएगा तो उसमें 27% मुसलमानों को चांस दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि आप लीजिए, लड़िए और लीजिए, पढ़िए और लीजिए। यहाँ कितना परसेंट दिया जा रहा है? ओनली 8%। कितना परसेंट? 8%। यानी एक 27 में अगर 8 घटाइएगा तो 19% डायरेक्ट सीटों का घोटाला हो रहा, गबन किया जा रहा है। इसको मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल स्कैमिंग। स्कैम जो होता है वो अनऑफिशियल होता है, इसको बोला जाता है ऑफिशियल स्कैम। मतलब दिन दहाड़े लूटमार जैसे नहीं होता, दिन दहाड़े लूटमार, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार को बदल दीजिए, मेरा ये कहना है कि आपने 5 साल इनको दिया, 5 साल में आपने एक बार भी इस बारे में चर्चा किया? हमारे पास इरफान अंसारी जैसे विधायक, आलमगीर आलम जैसे विधायक, हफीजुल अंसारी जैसे विधायक, सरफराज अहमद कौन है? तो सरफराज अहमद, आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी, इन चारों में देखिए 3 अंसारी हैं। उसके बावजूद भी अपनी कम्युनिटी के लिए ये आवाज़ ही नहीं उठाए। तो इसको मैं क्या कहूँ? चापलूसी नहीं कहूँ, ये चापलूसी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के सिस्टम में रहने के लिए, टिकट हासिल करने के लिए ये चापलूसी कर रहे हैं। अरे इससे तो बेहतर है कि आप सरकार में ही मत रहो। हमारे मोदी जी को ही देख लीजिए, उसके कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सांसद नहीं है,
फिर भी 27% रिजर्वेशन दिया है। अब ये 27% के आधार पर अगर आईएएस का भी वैकेंसी आएगा, आईपीएस का वैकेंसी आएगा, आईएफएस का वैकेंसी आएगा, किसी भी वैकेंसी आएगा, उसमें कोई भी अंसारी लड़ सकता है, कोई भी राइन लड़ सकता है और अपना हक यहाँ से ले सकता है। पढ़ेंगे तो यहाँ से हक लीजिएगा सेंटर में, लेकिन स्टेट में नहीं मिलेगा। जबकि हम इधर हमारा क्या रोल है वो पता है। इधर बीजेपी का जो सरकार बनता है तो उसमें मुसलमान का क्या रोल होता है वो सब मुसलमान को पता है, मैं कैमरे पर आके बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जब सरकार बनता है जेएमएम का, गठबंधन का, तो उसमें मुसलमान का क्या रोल होता है ये सबको पता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। और उसके बावजूद भी हमारा रोल यहाँ 0 है और यहाँ रोल हमारा 100% होता है, 100% हमारा यहाँ रोल होता है। उसके बावजूद भी हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 8% और 6%। यही हमारा आंकड़ा है। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको आप वैकेंसी में कन्वर्ट कीजिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया मैं उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ और मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। जो लेटेस्ट वैकेंसी आया, लेटेस्ट वैकेंसी को मैं दिखाना चाहता हूँ। लेटेस्ट वैकेंसी अभी आया है फील्ड वर्कर का, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आया है। तो जो फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी आया मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। टोटल 510 सीट पर वैकेंसी आई है। इसको मैं मिटा देता हूँ। कितना में तो उसमें कटेगा नहीं वो सारा। तो इसमें टोटल 510 सीट है, 510 सीट है। इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं सबसे पहले आपका बात करता हूँ BC1 का। BC1 का जो वैकेंसी है वो 45 है, 45। आप मैं कैमरा में जूम करके दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल पेज है, ये ऑफिशियल पेज है फील्ड वर्कर का, है ना, झारखंड फील्ड वर्कर का। कुछ इसी तरह का आपका एप्लीकेशन खुलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम निकालते हैं परसेंटेज, कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये अगर मान लिया जाए ये 510 है तो इसको राउंड फिगर में हम 500 कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 0 से 0 कैंसिल और 590, यानी BC1 का जो वैकेंसी आ रहा है वो लगभग 9%। यहाँ पर कितना परसेंट दिखाया है, 8%, वही 9%। इसका मतलब जो मैं बह रहा होता वो सही है। फिर एक दूसरा वैकेंसी लेते हैं ASO का, जो CGL ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, मैं उसका बात करता हूँ। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई थी JSSC CGL, जिसका काफ़ी विवाद हुआ, मैं उसमें ASO का कैटेगरी का बात करता हूँ। ASO के सारे वैकेंसी तो मैं, अगर आप डिटेल में इसका जानना चाहते हैं, हर वैकेंसी का ब्रेक थ्रू जानना चाहते हैं, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है कैरियर गाइडेंस बाय एजू सर, मैं इसमें लिंक आपको दे दूंगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। मैं हर एक वैकेंसी का उसमें ब्रेक थ्रू दिया हूँ कि किस वैकेंसी में कितना परसेंट आपको मिला है और आपको कितना परसेंट मिलना चाहिए। चलिए ASO का देख लेते हैं। ASO का 863 सीट है, उसमें से जो BC1 है उसको मात्र 67 सीट मिला है। अब मैं इसको राउंड फिगर में कैलकुलेट करता हूँ तो ये लगभग 70 है और ये लगभग 860 है राउंड फिगर में। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उसको ये बात पता होगा कैसे राउंड फिगर में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और अगर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14 बार में कैंसिल होगा और 14 7 98, लगभग 7%, अराउंड 8% आ गया, ठीक है। मेरा फिगर ये मैं राउंड फिगर में कैलकुलेट किया इसीलिए 7% आया। आप इसको एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8% से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो आप बताइए, अगर मैं अंसारी होता या अगर मैं जुलाहा होता या अगर मैं राइन होता तो मुझे सेंटर में इसी वैकेंसी के लिए 27% रिजर्वेशन मिलता। मुझे झारखंड में कितना परसेंट मिल रहा है, 8%। तो बताइए, अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्या है, ये बच्चा, ये जो शेख है ना, सबसे ज़्यादा इसी को नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को हुआ। मतलब ये एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल में इधर से कोई मार रहा है और कोई इधर से मार रहा है, मतलब हर तरफ से इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। इस बेचारे को सिर्फ झारखंड में रिजर्वेशन दिया है BC1 की कैटेगरी में, यानी आप 8% लीजिए। क्यों? शेख भिखारी के नाम पर, ठीक है। फ्रीडम फाइटर, झारखंड के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे शेख भिखारी जी, तो उनके नाम से 8% रिजर्वेशन दिया, ठीक है। अगर ये 8% रिजर्वेशन नहीं देते, सपोज कीजिए कि अगर 8% रिजर्वेशन नहीं देते तो ये तो जनरल में आ जाते, और जो जनरल में आता है और जिसकी आर्थिक हालात ख़राब होती है उसको हमारा केंद्र 10% रिजर्वेशन देता है। किसके थ्रू से? EWS के थ्रू से। सेंटर में भी आपको EWS के थ्रू से मिल रहा है, सेंटर में 10% और स्टेट लेवल में भी 10%। तो यहाँ 8% मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 10%। अब झारखंड में 5 साल में एक बार वैकेंसी आता है, जब चुनावी माहौल होता है तब। स्टेट और सेंट्रल में हर साल वैकेंसी आता है। सेंट्रल में किसकी किसकी वैकेंसी आती है? लोगों को लगता है कि सेंटर में मोदी नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन अब गलत है, मैं बताता हूँ।
सेंट्रल लेवल में एसएससी नौकरी देता है, एसएससी सीएचएसएल का आता है, एसएससी मैट्रिक लेवल का आता है, एसएससी इंटर लेवल का आता है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का आता है, एसएससी का एसआई आता है, एसएससी का ट्रांसलेटर का फॉर्म आता है, मतलब एसएससी का जीडी भी आता है। बहुत तरह का एसएससी का वैकेंसी आता है, कांस्टेबल से लेकर के दरोगा तक इधर वैकेंसी आता है। इधर आपका जूनियर क्लर्क से लेकर के लोअर डिवीजन क्लर्क से लेकर के अपर डिवीजन क्लर्क तक आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक का आता है, बहुत सारा पोस्ट उधर आता है। फिर बैंकिंग का सेक्टर में आता है, फिर रेलवे में आता है, आता पाता बहुत सारा वैकेंसी आता है। तो जिसके पास मेरिट है, अगर वो कोई शेख है तो उसको यहीं पर रोक दिया जा रहा है। अगर आप इसको 8% की कैटेगरी से हटा देंगे ना, तो ये सेंट्रल का फाइट करेगा और सेंट्रल में इसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। अभी ये बच्चा जब जाता है ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी बनाने के लिए सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि इसको स्टेट लेवल पर ही रिजर्वेशन मिला है, इसको सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिला। तो अगर इसको स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन मिला है, अगर स्टेट लेवल पर नहीं मिलता तो सेंट्रल लेवल पर ही 10% का फायदा उठाता और स्टेट लेवल पर भी 10% का फायदा उठाता। अभी आपने इसको BC1 में डाल करके इसको स्टेट लेवल पर ही आपने रोक दिया है। अब ये सेंट्रल लेवल की नहीं बना सकता है ईडब्ल्यूएस। क्यों? क्योंकि जब आप बनाइएगा ब्लॉक से बनाइएगा, तो ब्लॉक में तो आपको बोलेगा ना, आप तो आप एनेक्सर 1 में आते हैं, BC1 में आते हैं, तो आपको कैसे बना दे ईडब्ल्यूएस। मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं NTPC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो मैं डॉक्यूमेंट बनाया था, मैं ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे मालूम था झारखंड में हमको रिजर्वेशन मिला है BC1 के तहत, लेकिन सेंटर में नहीं मिला है। तो सेंटर में तो मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आऊँगा, बट मुझे छाट दिया गया। और मेरा कट ऑफ क्लियर होने के बावजूद भी, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी मेरा रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे साथ हुआ। अब आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आपके बच्चों को रोका जा रहा है। आपके बच्चे के अंदर मेरिट है, आपके बच्चे के अंदर इतना मेरिट है कि जाके गल्फ कंट्री में जाकर के पटरा ठोक रहा है, 10 तल्ला में चढ़ करके जाकर के वो पुट्टी कर रहा है, धूप में जाकर के वो ड्राइविंग कर रहा है, धूप में जाकर के लेबर में काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है। आपके बच्चे के अंदर मेहनत है, तो मेहनत होने के बावजूद भी उसको छाट दिया जा रहा है। क्यों? अब ये सिर्फ नौकरी का ही बात नहीं है, इसी कैटेगरी के तहत आपका बच्चा का एडमिशन होगा किसमें? नीट में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बताइए पॉलिटेक्निक कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में। तो यही कैटेगरी के तहत वहाँ भी एडमिशन होगा बच्चों को। अब आप मान लीजिए यहाँ पर ही रोक दिया जा रहा था, बच्चा आपका पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा, पढ़ पाएगा नहीं, पढ़ पाएगा, बच्चा फिर जनरल में जाएगा। और जनरल का टैलेंट हमारे अंदर अगर होता तो हमें क्यों मिला इधर रिजर्वेशन? मिलता ही नहीं, छोड़ देता, रिजर्वेशन नहीं देता। अपने कम्युनिटी के लिए देखिए 26% रिजर्वेशन दिए हैं ना, ट्राइबल लोगों को 26% रिजर्वेशन दिया, उनके साथ न्याय किया गया है। 8% BC1 को दिया है और 6% बस यही अन्याय हुआ है। बाकी यहाँ देखिए SC को 10%, तो यहाँ 15 आबादी के अनुसार ठीक यहाँ दिया, आबादी 12% और 10% इसको ठीक मिला है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का तो अभी नॉट अवेलेबल है, क्योंकि जनगणना जब हुआ था उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई चर्चा ही नहीं था। जनगणना 2011 में हुआ था, अब जनगणना होगा 2024 में, तो उस समय पता चलेगा, 2025 में जब डाटा आएगा तो पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस का कितना आबादी है और BC1 और BC2 का आबादी कितना है। वो जब जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो हाइपोक्रेसी है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो है युवाओं के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए बहुत हल्ला करते, बहुत हल्ला करते, पूरी इंडिया में जाकर के हल्ला करते। लेकिन जब झारखंड में बात आता है या ऐसी जगह पर बात आता है जहाँ उनकी सरकार है, मैं बाकी जगह तो नहीं जानता, मैं झारखंड का निवासी, तो मुझे झारखंड के बारे में पता है। झारखंड में राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं, पेपर लीक हो जाए कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए कोई मतलब नहीं, सीट बिक जाए कोई मतलब नहीं, रिजर्वेशन में घोटाला हो जाए कोई मतलब नहीं। यहाँ के वफादार मुसलमान सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के लिए अपना जान दे रहे हैं, इसीलिए कि कम से कम हम जिंदा तो रहें। बीजेपी आएगी तो बुलडोजर से घर तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तो हमको ये खाने नहीं देगा, बीजेपी आएगा तो हमको ये पहनने नहीं देगा। ये बात सच है, मैं जानता हूँ। एक तरफ केंद्र की जो सरकार है वो हमें धर्म के नाम पर मार रही है, और एक तरफ हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी है वो जाति के नाम पर मार रही है। तो दोनों, एक जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और दूसरा धार्मिक उन्माद फैला रहा, दंगा फसाद कराएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है पढ़ के ऑफिसर बनिए, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हिस्सा लीजिए और अपने लोगों के लिए भी पॉलिसी बनाइए। ये मेरा कहना है। तो मेरा जो कंटेंट था, जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसका थीम क्या निकलेगा? इसका थीम यही निकलेगा कि झारखंड गवर्नमेंट जो है ना मुसलमानों और OBC का हक छीन रहा है पिछले 8 सालों से, क्योंकि 2016 का पॉलिसी है, 2022 में इसको अपडेट किया, अभी 2024 चल रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अगर जो भी मेरे साथ, अगर मैं जो भी डाटा दिया, अगर आपको इसको लगता है कि नहीं कुछ डाटा मैंने गलत दिया,
तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं उसकी 100% ऑथेंटिसिटी के लिए PDF भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आदिवासियों के पेट में झारखंड सरकार कैसे लात मार रही है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। कहने को तो 26% उसको रिजर्वेशन मिला है, लेकिन उसके जो लाइवलीहुड है, उसका जो जीवन यापन है, उसमें कैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कैसे लात मार रही है, इसका वीडियो मैं बताऊंगा। और इसका डाटा के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे झारखंड सरकार झारखंड के आदिवासियों के पेट में लात मार रही है। और ये झारखंड के जो डाटा है उसी का मैं हवाला दूंगा, और मैं कोई भी फर्जी डाटा नहीं पेश करूंगा, झारखंड का ऑफिशियल डाटा को भी पेश करूंगा। थैंक यू।